हेलो बच्चों, तो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था काइनेमेटिक टर्म्स के बारे में। ओके, तो आज हम लोग काइनेमेटिक पैरामीटर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर हम लोग समझेंगे डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस एक्चुअली होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी। ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है अपने पाथ पे, तो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया ना बॉडी ने, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। सही है। लेट से कोई एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है, और कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव करना चाह रही है। इनके लिए कितनी पाथ हो सकती है पॉसिबल? इनफाइनाइट पाथ हो सकती है। चाहे तो मैं इस पाथ को ले सकता हूँ, चाहे तो मैं इस पाथ को भी ले सकता हूँ, चाहे मैं स्ट्रेट पाथ को भी ले सकता हूँ, कोई भी पाथ ले सकता हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने 3 पाथ इसमें कंसीडर किए। लेट से इस पाथ की लेंथ है 10 मीटर, इस पाथ की लेंथ है 6 मीटर, इस पाथ की लेंथ है 16 मीटर। तो यहाँ पे हर पाथ के लिए क्या है, अगर बॉडी इस पाथ से जाएगी तो इसको ना इस पूरी पाथ को कवर करना पड़ेगा इस बी पॉइंट तक जाने के लिए। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाथ मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज द सेकंड पाथ एंड दिस इज द थर्ड पाथ। तो फर्स्ट पाथ के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। सेकंड पाथ के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। और थर्ड पाथ के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। क्यों? क्योंकि ये इसी पाथ से मूव किया है, इसी पाथ से। तो इन पाथ की जो लेंथ है ना, उनको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम लोग अगर किसी रोड पे बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब चलाते हैं तो उसमें जो स्पीडोमीटर जो शो करती है, लेट से तुम्हारी अभी स्पीडोमीटर बाइक शो कर रही है 1000 किलोमीटर, और तुमने 20 किलोमीटर कवर किए डिस्टेंस, तो तुम्हें वहां पे क्या दिखाएगी? 1020। तो जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल जो लेंथ कवर किया, जो टायर तुम्हारी कॉन्टेक्ट में जहां जहां जिस रोड से या जिस पाथ पे, उस पाथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इसलिए यहाँ बोला था एक्चुअल पाथ। तो अगर इस पाथ से अगर जाएगी तो 16 मीटर होगी, इससे जाएगी तो 6 मीटर होगी, इससे जाएगी तो 10 मीटर होगी। हम लोग बोल सकते हैं पाथ 1 के लिए डिस्टेंस कितनी है? पाथ 1 के लिए अगर डिस्टेंस बोले तो कितनी है? 10 मीटर है। 2 के लिए 6 मीटर, और 3 के लिए कितनी है? 60 मीटर। हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली एंड ओनली डिपेंड कर रही है पाथ पे डिपेंड कर रही है। किस पाथ पे हमने ट्रेवल किया या किस पाथ पे बॉडी ने मूव किया है, उस पाथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। हम लोग डिस्टेंस की प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ लेंथ, ओनली ऑन पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी ने कितना पाथ लेंथ कवर किया, कितना रास्ते की जो लेंथ उनको कितना कवर किया, उस पर डिपेंड करती है डिस्टेंस। ओके। अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि एक तो होती है कि डिस्टेंस कैसी, डिस्टेंस एक पैरामीटर है, प्रॉपर्टीज है किसी मूविंग बॉडी की। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रही है। ये कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है? स्केलर फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर। तो इसके पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इसके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। ओके। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है ना? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव या फिर जीरो बोल सकते हैं। अगर इनकेस बॉडी मूव नहीं किया तो कितनी होगी डिस्टेंस? जीरो। अदरवाइज हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। ओके। चाहे तू लेट से तुम अपने घर से कहीं पे अपने मार्केट गए, लेट से 12 किलोमीटर तुम्हारी मार्केट दूर है तुम्हारे घर से, तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तुमने अपने घर से लेकर मार्केट तक 12 किलोमीटर, और लेट से फिर तुमने अपने मार्केट से फिर घर आ गए, तुमने कितना डिस्टेंस फिर कवर किया? 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ऑब्वियसली बात है 24 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि तुमने पाथ पे कितना चला वो शो करती है डिस्टेंस। ओके। अगर तुमसे पूछेगा घर से मार्केट की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। मार्केट से घर की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। और तुमसे पूछेगा तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तुम बोलोगे 24 किलोमीटर, क्योंकि तुमने एक बार घर से मार्केट गया 12 किलोमीटर और मार्केट से घर आए 12 किलोमीटर। सो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस शो बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ से हमें क्या दिख रही है? ये कभी भी घट भी नहीं रही, हमेशा बढ़ रही है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे हमेशा बढ़ रही है, चाहे पाथ कैसा भी हो। ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं इट ऑलवेज, क्या बोल सकते हैं? इट ऑलवेज इंक्रीजिंग। इट ऑलवेज इंक्रीजिंग। कभी भी घटती नहीं है, कभी भी घटती नहीं है, हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है। ओके।
तो ये होगी बच्चों डिस्टेंस की प्रॉपर्टी और डिस्टेंस की डिफिनेशन। ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन होती है बच्चों वो होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एक्चुअली ना डिस्प्लेसमेंट एक प्रॉपर्टी है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस बात है, तुम लोग वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है। तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को जो हम लोग मेनली डिफाइन करेंगे वो करते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा आर। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो डेल्टा आर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा आर बराबर लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। आर फाइनल यहाँ पे क्या है बच्चों? आर फाइनल है यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर, और आर आई क्या है यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन है। ओके, और मान लेते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, z1। ठीक, और b एक फाइनल पोजीशन है। b एक क्या है? फाइनल पोजीशन। इसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2, z। और मुझे a से b की तरफ जाना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ जाना है। तो उनके लिए कितने पाथ पॉसिबल है? इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। किसी भी पाथ पे जा सकते हैं, किसी भी पाथ से जा सकते हैं। लेफ्ट से इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, या इस सर्कुलर वे में भी जा सकते हैं, सेमी सर्कुलर वे में। लेकिन हर पाथ के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या बच्चों? सेम है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? सारी पाथ के लिए सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मेरी डिफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की मेरी डिफिनेशन क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और आर फाइनल कोऑर्डिनेट मेरे यहाँ पे क्या है बच्चों? आर फाइनल की कोऑर्डिनेट है मेरी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और आर इनिशियल की पोजीशन वेक्टर क्या है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सो दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? डेल्टा आर बराबर आ जाएगी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। चाहे पाथ कोई भी हो बच्चों, क्योंकि पाथ पे ये डिपेंड ही नहीं कर रही है, ये हमेशा डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो हर पाथ के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, क्योंकि हर पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। इसलिए हर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएगी। तो यहाँ बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। हर पाथ के लिए सेम होती है। डिपेंड किस पे करती है? इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों तुम पूछोगे ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी इट्स डायरेक्शन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे लेट से ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। तो इस लाइन को जब जोड़ेंगे बच्चों, ये क्या है? मेरी इनिशियल पोजीशन, और ये बी क्या है? फाइनल पोजीशन।
तो फाइनल पोजीशन में मेरी हेड होगी और इनिशियल पोजीशन में मेरी टेल होगी। ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एग्जांपल, लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ए मेरी इनिशियल पॉइंट है और बी मेरी फाइनल पॉइंट है। पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और मान रहा हूँ एक्स ए की जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, 3 और बी की कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6। तो यहाँ मेरी इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितनी है, आर इनिशियल कितनी है, आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितनी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आर फाइनल कितनी है मेरी, आर फाइनल मेरी कितनी है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन से क्या हो जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डेल्टा बराबर हो जाएगी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, हो जाएगी यहाँ पे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, 4 माइनस 1 3i कैप, i माइनस 2 3j कैप, 6 माइनस 3 3k कैप। ओके, तो ये हो गई मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ए से बी के लॉन्ग, फाइनल पोजीशन हेड होगी और इनिशियल पोजीशन टेल होगी। ओके, ये होगी बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म। अब तुम पूछोगे कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा आर बराबर हो जाएगी, नहीं पता है बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो जाएगी 3√3। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों क्या आ रही है डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट में तुम देख रहे होंगे कि जो हमने 10th में पढ़े थे, 10th में जो हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं दो पॉइंट के बीच, जो मिनिमम लेंथ फाइंड करते हैं दो पॉइंट के बीच, हमने जो 10th में पढ़ा था वो फॉर्मूला पढ़ा था। अगर कोई ए पॉइंट है x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो इनके बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला वो थी ए बी बराबर लिखते थे हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर, यही तो पढ़े थे बच्चों हम लोगों ने। और वही मेरी यहाँ मैग्नीट्यूड आ रही है, क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो इसी तरह से निकालते हैं, आई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर प्लस के कैप स्क्वायर, कि ये दोनों क्या आ रही है बच्चों सेम आ रही है मैग्नीट्यूड, जो हम लोगों ने दो पॉइंट के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़े थे, ये तो पढ़े थे बच्चे शॉर्टेज डिस्टेंस ये तो पढ़े थे बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये दोनों सेम आ रही है। इसलिए बच्चों यहां से एक और डिफिनेशन बनाया गया डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट की एक और न्यू डिफिनेशन आई, वैसे ओरिजिनल डिफिनेशन मेरी नहीं है, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बट यहां से एक और डिफिनेशन बनाएगी जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, shortest distance between या minimum length between initial point and final point, initial position vector and final position vector is called displacement, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ से ये डिफिनेशन आई, यहाँ से मेरी डिफिनेशन क्या आई थी डिस्प्लेसमेंट की, जो कि ये ओरिजिनल डिफिनेशन नहीं बच्चों, ये सिर्फ बच्चे वाला डिफिनेशन है जो हम लोग 9th में पढ़े थे, बट आया यहीं से। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या है आई बच्चों यहाँ से, shortest distance between initial position and final position is called displacement. Displacement. तो बच्चों यहाँ से मेरी डिफिनेशन आई थी शॉर्टेज डिस्टेंस वाले, जो तुम लोगों ने पहले भी मन में बना के रखा होगा, ये तुम्हें बता रहे हैं, ये डिफिनेशन यहीं से आई, ये एक्चुअल डिफिनेशन नहीं बच्चों, ये एक कंक्लूडेड डिफिनेशन है, मेन डिफिनेशन मेरी वही है, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, और मुझे वही याद रखना है क्योंकि वहीं से तुम्हारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जेईई नीट के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बच्चों एग्जांपल ले रहा हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैं एग्जांपल कंबाइन ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, ये ओरिजिन है 0,0 4,0 3,4,3। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जो पी क्यू आर, पी से क्यू की तरफ जा रही है और फिर क्यू से आर की तरफ गई है, तो ये एक्स एक्सिस में कितनी चली बच्चों 4 यूनिट, और फिर वाई कोऑर्डिनेट की तरफ चली है 3 यूनिट, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी 4,3।
3। ये है मेरी R है मेरी फाइनल पॉइंट और P है मेरी इनिशियल पॉइंट। ये है मेरी क्वेश्चन क्या समझे बच्चे? ओरिजिन है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट चलिए, फिर वाई एक्सिस में 3 यूनिट चलिए। तो मेरे इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन 0,0 और फाइनल पोजीशन है 4,3। फाइंड करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ PQ एंड PQR। मुझे फाइंड करना है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ PQ एंड PQR। तो पहले कंसीडर करते हैं पाथ PQ के लिए। तो PQ पाथ मेरे बच्चों कैसी पाथ है? स्ट्रेट पाथ। तो जब स्ट्रेट पाथ होगी बच्चों तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? एक्चुअल लेंथ कितनी है? 4 यूनिट। सिर्फ x नहीं चलिए 4, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेज डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी बच्चों? 4। और तुम फार्मूला से बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला से बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट तुम फार्मूला से बना सकते हो। PQ के लिए कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 माइनस 0 4 16 का रूट अंडर। यहाँ कितनी आ जाएगी? 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? 4। ओके, तो PQ के लिए समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ PQR की, पाथ PQR तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? PQ की हो जाएगी 4 और ये 3, कितनी हो जाएगी? 3। तो 4 प्लस 3 कितनी हो जाएगी? 7। तो PQR के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 3 कितनी हो जाएगी? 7। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी रूट अंडर फाइनल माइनस इनिशियल, हो जाएगी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर। यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4 16 प्लस 9, यहाँ से कितनी हो जाएगी? 5, कितनी हो जाएगी? 5। यही तो है बच्चों। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला निकाले बच्चों, उसी तरह से हम बोल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है? यही तो है शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन। और ये कितनी हो जाएगी? दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, so this is the hypotenuse, this is 5, so this is the PQR is the displacement. okay, अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को लिखना बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? ये मेरी इनिशियल या फाइनल, यहाँ पे हो जाएगी हेड मेरी फाइनल पे, तो यहाँ पे हो जाएगी PR वेक्टर बराबर हो जाएगी 4 माइनस 0 I कैप प्लस 3 माइनस 0 J कैप, हो जाएगी 4 I कैप प्लस 3 J कैप। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 4 I प्लस 3 J कैप। और अगर मुझे यहाँ PR की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, हो जाएगी रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 5। ओके,